तो अभी इन्होंने बोला कि यार ठीक है, एक एल्गोरिथम जो है ना वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा था और उसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और जो दूसरा एल्गोरिथम है उसके बेहतर है निस्बतन। तो हम एक काम ये करते हैं कि जी दूसरा वाला एल्गोरिथम जो कि एफिशिएंट ज्यादा है दोनों कंपैरिजन में, उसको ले लेते हैं। लेकिन वो दूसरा वाला भी जो है ना, क्यों, वो खासा ओवरवेलमिंग किस्म का एल्गोरिथम था जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट कर रही थी, राइट। और अगर हमने उसको सिलेक्ट कर लिया बिकॉज कि जो हमारे पास अवेलेबल था उसमें बेस्ट यही वाला था, तो अब उसके अगर इनपुट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सके, तो हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो काफी हद तक जो है आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा होगा कंपेयर टू कि उसके ऊपर जैसी लोड आया उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, इस तरह के मामला हो गए। ठीक है, सो इनपुट को भी वेरीफाई किया जा सकता है। बहुत से इनपुट्स को जो गलत इनपुट हैं उनके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिस मैकेनिज्म के तहत हम उस इनपुट को डिस्कार्ड कर रहे हैं। सो डिस्कार्डिंग जो है वो अगर आप कर रहे हैं तो आपका रैशनल जो होगा उसका वो थोड़ा सा ये होगा कि आपने उसके इनपुट को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं या जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक बेहतर वर्ड है, हम उसको लेके चलें और उसी के हिसाब से बेसलाइन बना के आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा कोई रिस्क आपको नजर आता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर? क्या रिस्क हो सकता है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा? एक बात तो ये हो गई कि हमने एल्गोरिथम ही गलत सेलेक्ट कर लिया था। दूसरा हमने जो डिस्कशन की वो ये डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं उन एल्गोरिथम्स के अंदर जो दूसरे मामलात हैं वो किस तरीके से मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, वो इसमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा जो है आपकी मेमोरी का कंज्यूम कर रहा है, कौन सा है जो आपकी फिजिकल मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। फिर कीपिंग दैट इन माइंड आपके पास एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी जो है दैट इज अ सब्जेक्ट जो कि उसको देखना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक मामला क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर आपको? कैन वी मूव फॉरवर्ड? सर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकता है ना? देखिए, एल्गोरिथम के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी बेसिस आप टाइम को कॉम्प्लेक्स वो बता सकते हैं कि यस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो भी उसका एक पार्ट बन सकता है। बाज दफा आपको टाइम का इशू नहीं होता तो आप बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, हम ये जो है ना हिसाब किताब हम उसको ओन कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ जी ये स्लो चल रहा है लेकिन हमें यही चलाना है बिकॉज हमारे लिए मैटर नहीं करता टाइम। हो सकता है कुछ जगहों पे टाइम बहुत ज्यादा मैटर कर रहा हो। तीसरी चीज एक पॉसिबल उसके अंदर हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपके पास और जो उस मेमोरी है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रही है। अगर वो आपके साथ जो लोग हैं या और जो आपके एग्जीक्यूशन का पार्ट है आपके, वो आया जब इस चीज को देखते हैं तो उनके लिए नजर क्या आता है, वो किस तरह से वो चीजों को एड्रेस करते हैं, किस तरह चीजों को आगे लेके चल रहे होते हैं। सो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, जिसको लेके बात आगे बढ़ाई जाती है। आई होप आई वाज क्लियर, या किस और दोबारा से इसका कोई जवाब दे दूं आपको? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा। मेरा अगला सवाल आप लोगों के साथ ये है कि क्या ये इनहेरेंट रिस्क है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी? इनहेरेंट रिस्क से मुराद ये होती है कि चाहे आप जितने मेजर्स लेना चाहें ले लें, लेकिन वो चीज अगर सरफेस पे आनी है तो सरफेस पे आनी है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक है, वो प्रॉब्लम है या वो रिस्क है वो आना ही आना है। आप चाहे उसको जितना अवॉइड करना चाहें, जितना उसकी शक्ल चेंज कर दें, हर दफा उसने आना तो आना ही है। ऐसी सूरत के अंदर क्या आपको लगता है कि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी आपका इनहेरेंट रिस्क है या नहीं है? सर इसको हम कह भी सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि ये अ, क्योंकि एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, मगर एट द एंड एल्गोरिथम की अपने एक्सपेक्ट्स के बिहाफ के ऊपर वो आता तो है सामने, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सामने आता तो है। तो मेरे ख्याल से ये इनहेरिटेंट ही है। बिल्कुल सही है, दिस इज एन इनहेरेंट रिस्क
जो कि हमें आना ही आना है। इसकी पॉसिबल मिटिगेशन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप कोशिश करें, जो आप कोशिश के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, कोशिश करें कि आप जो भी सोर्स कोड डेवलप कर रहे हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन हो, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन और सारे मामला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी आपका सॉफ्टवेयर जो है ना किसी ऐसी जगह जाके स्टैंड कर सकता है, वरना उसको जिंदगी भर बैशिंग मिलती ही रहेगी, मिलती रहेगी। ठीक है, अच्छा, सो ये वाला जो पोर्शन है ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी आप लोगों को? यस सर, ठीक है सर। ओके, अब हम जो है ना अगले वाले फेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला फेज जो हमारे पास है दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, मुझे ये बताइए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किसी काम की होती भी है बिला वजह? जो टेस्टिंग टीम होती है या एसक्यूए के लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिल रही होती, ऐसी सूरत में क्या देखते हैं? नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और सर इज्जत तो सर जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है डेवलपर से ज़्यादा टेस्टर्स की इज्जत होती है। ओके, क्या बाकी लोगों का भी यही ख्याल है? स्पेशली जो क्यूए से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में? सर असल में क्यूए की जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो किसी को नजर नहीं आती है, लेकिन क्यूए की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है डेवलपर से भी ज्यादा। लेकिन जो डेवलपर काम करता है वो सबको मतलब लगता है कि बहुत अच्छा काम है ये, मतलब टेक्निकल काम है। लेकिन क्यूए जो आजकल जो क्यूए चल रहा है इंडस्ट्रीज में, तो वो जैसे ऑटोमेटेड क्यूए आजकल बहुत ज्यादा इन है, तो उसके लिहाज से ऑटोमेशन तो बहुत टेक्निकल काम हो गया आजकल क्यूए के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो उस सूरत को अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई क्यूए उतनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है जितनी उसे करनी चाहिए या नहीं हो रही? सर बेसिकली क्यूए हमारे यहाँ एक परसेप्शन बन चुका हुआ है कि क्यूए जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से है। वो भी उनका एक पार्ट है, और उसमें मतलब कि उनका वो होता है बिजनेस डोमेन नॉलेज, और उसके हिसाब से टेस्ट केसेस बनाना, और उसको मतलब कि चलाना, और वो ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, वो मैनुअल भी हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा सर हमारे यहाँ जो एसक्यूए की जो एक फील्ड है, वो सर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, वो पूरी फ्रॉम इंसेप्शन टू डिप्लॉयमेंट, या उसके बाद भी इवन ये कि जो आपका जो मेंटेनेंस फेज में जो होती है आपकी, या सपोर्ट में, तो उस सब में इन्वॉल्वमेंट होती है एसक्यूए की। लेकिन हमारे यहाँ जो एसक्यूए को लिमिट कर दिया गया है सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तक। तो ये एक मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एसक्यूए को थोड़ा सा प्रॉपरली, या जो उनका जो एक्चुअल जेडी है उसके हिसाब से यूज नहीं किया जा रहा। मैं आपको लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जी जो स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो जहाँ बच्चे स्कूल पढ़ते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के, वहां पे अमूमन टीचर्स जो होते हैं वो होते हैं, या वो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती, या वो लड़के होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही होती। ठीक है, सिमिलरली एसक्यूए के अंदर जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में कमजोर होते हैं, नेटवर्किंग से उनकी थोड़ी जान जाती है क्योंकि उसमें झुक झुक के नीचे बैठ बैठ के काम करना पड़ता है या उसके लिए चीजें बहुत सारी याद रखनी पड़ती हैं। तो वो ये कहते हैं कि यार सबसे सेफ और आसान तरीका ये है कि एसक्यूए में चले जाओ ताकि एसक्यूए के अंदर ही काम हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को आप लोग कितना बाय करते हैं? सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन एसक्यूए में जो लड़की आती है वो भी कुंवारी होती है।
सर ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये परसेप्शन बन चुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली एक कोडर के लिए जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर होती हैं कि उसकी टेक्निकल स्किल्स जो भी हो, जैसे वो किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सके। इसी तरीके से एक एसक्यूए प्रोफेशनल के लिए डोमेन नॉलेज या बिजनेस नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो उन सब एस्पेक्ट को देख रहा होता है कि ये इसका बिजनेस क्या है और इसमें मतलब है कि क्या चेंजेस, यानी एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह एक एसक्यूए इंजीनियर या एसक्यूए का जो बंदा है उसको भी उसी तरीके से सोचना पड़ता है, तभी वो टेस्ट केसेस बना सकेगा और वो उसको मतलब कि अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकेगा। तो हमारे यहाँ ये एक परसेप्शन है कि हाँ भाई ठीक है, वो एसक्यूए में लग जाएंगे और फिर जब वहाँ जाके पहले प्रोडक्ट को समझ लेंगे, तो वो सिर्फ वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब पूरा एक बिजनेस सिनेरियो को देखते हुए कि इसमें क्या पॉसिबल बिजनेस सिनेरियोज बन सकते हैं, उनके टेस्ट केसेस बना के उसको चलाना, तो यहाँ पर फिर हम लोग मार खा लेते हैं, मार खा जाते हैं सर। सर एक बेसिकली एसक्यूए का जो होता है ना, एक ऐसा बंदा होता है जिसको हर चीज की नॉलेज होती है, डोमेन नॉलेज भी होती है उसको, उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होती है। उसकी बस ये होती है कि डेवलपमेंट स्किल थोड़ी सी कम होती है डेवलपर के मुकाबले में, लेकिन वो काम सारे कर रहा होता है। मतलब कि कोई भी करता है, वो डेवलपमेंट को भी देख रहा होता है कि सही है नहीं, एनालिसिस भी कर रहा होता है डे वन से। और एसडीएलसी का पार्ट भी होता है ये। तो एक मेरी नजर में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसक्यूए। नहीं, ये बातें जो हम कर रहे हैं ये हर जगह होती तो हैं। अच्छा, मैं एक थोड़ी देर के इस पूरी डिस्कशन को होल्ड करते हैं। अच्छा, हमारे पास टीम में एसक्यूए वाले लोग भी मौजूद थे ना, कुछ खवातीन भी थी जो एसक्यूए में थी, उनका क्या व्यू है इस बारे में? जी सर, बिल्कुल। आपकी आपकी आवाज खो गई, दोबारा से बोलिए। जी, कोई और जवाब देंगे इस बारे में जो एसक्यूए से ताल्लुक रखते हुए बात करते हो, समझते हो चीजों को, एसक्यूए की डोमेन से हो, उनका भी यही व्यू है क्या? जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस वक्त टेस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट टेस्ट करते हुए बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं जो मतलब हमने सोची नहीं होती कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ब्लंडर्स हमारे सामने आ रहे होते हैं जो सॉफ्टवेयर को रिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो इस लिहाज से एसक्यूए जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर वो चीज़ें कस्टमर के सामने आ जाएँ, तो फिर उसमें हमारे लिए ज़्यादा मतलब इंसल्टिंग होती है, इंसल्ट होता है एक तरह से। तो आई गेस कि एसक्यूए जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इज्जत बचाने के लिए भी। ठीक है। मेरा एसक्यूए के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। मेरे 21 ईयर्स की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के अंदर जो सबसे मेजर ओवरशेडिंग एलिमेंट रहा है एसडीएलसी के अंदर, वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस रहा है। ठीक है, आई स्टार्टेड दिस फील्ड इन 2001 और तकरीबन 2010-11 तक जो है स्पेसिफिकली मैं इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, एंगेज रहा हूँ। तो मैंने जो चीज देखी है वो ये देखी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं उनको एक बड़ी सर्टेन रिस्पेक्ट दी जा रही होती है कि जी वो डेवलपमेंट टीम है, ठीक है ना, वो डेवलपर्स हैं, डेवलप कर रहे हैं, सब काम कर रहे होते हैं। हालांकि उनका एक्सपोजर जो है उस पीस ऑफ कोड के साथ ही होता है, उनको उस बिजनेस डोमेन के बारे में बहुत लिमिटेड सी नॉलेज दी जा रही होती है, उनको साथ लॉजिक्स डिस्कस ज्यादा होती हैं, उनके साथ टेक्निकल जो पैरामीटर्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन ज्यादा होती हैं जिसके ऊपर वो डेवलप करते हैं। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपका एसक्यूए का बंदा होता है, उस एसक्यूए वाले बंदे के साथ उसकी बिजनेस लॉजिक भी डिस्कस हो रही होती है और साइमल्टेनियसली वो ओवरऑल एप्लीकेशन को देख रहा होता है बनिस्बत इसके कि किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को देख रहा हो, ऐसा चीजें चला रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ एसक्यूए के हजरात भी इस तरह के हैं जो कि इस डोमेन को
एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि यार चलो कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो एसक्यूए में चले जाओ, तो या एसक्यूए में जाना जो है ना कोई थोड़ा सा मरूब हो जाता है। लेकिन एसक्यूए इटसेल्फ एक वाहिद एरिया है जो कि जब से आपके प्रोजेक्ट की इंसेप्शन होती है वहां से वो शुरू करता है, और वहां से लेके जब तक वो डिप्लॉय होके जब तक आप प्रोजेक्ट का क्लोजर नहीं कर लेते तब तक वो एंगेज रहता है। और ये वो शख्स होता है जो कि प्रोजेक्ट के क्लोजर पे जिस शख्स के साइन होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा, वो वही शख्स होता है जो कि एसक्यूए को देख रहा होता है। सो डेवलपर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इनका डोमेन बहुत फेज स्पेसिफिक होता है, जबकि क्यूए वाले का जो डोमेन है वो बहुत वास्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो मार्केट प्रैक्टिस है उस मार्केट प्रैक्टिस के अंदर जो एसक्यूए है उसको लिमिट कर दिया जाता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में एंगेज होना है। हम शुरू से सारे फेजेस को देखते हुए आ रहे हैं, हम टेस्टिंग फेज तक पहुंचे हैं, और हमने इस चीज को हर जगह देखा है कि ये रिस्क जो हैं, ये रिस्क आखिर देखने किसने, ये जिस तमाम रिस्क की जो हम जिक्र कर रहे हैं बात कर रहे हैं, ये रिस्क देखना भी तो किसी का काम होगा। अगर हर शख्स अलग अलग बैठ के रिस्क देखेगा तो हो सकता है कि कोई चीज मिस हो जाए या कोई चीज ओवरशैडो हो जाए। सो बेकिंग एक चीज के साथ आज जब हम बात करते हैं तो उसको देख के हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि एसक्यूए वाला जो बंदा है वो कितना ज्यादा ओवर आर्चिंग तरीके से सारी चीजों को लेके चल सकता है। सो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, हम लोग उसको लिमिट कर देते हैं, लेकिन लिमिट एक्चुअली करना नहीं चाहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उसका जो मेजर काम है वो सॉफ्टवेयर के अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी है, ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट करना भी है उसका, ठीक है। सो इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मेरी घड़ी में इस वक्त 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। लेट्स हैव 15 मिनट्स ब्रेक, हम 7:45 दोबारा से कनेक्ट होते हैं, और 7:45 जो है हम वहां से फिर आगे लेके 8:30 तक इसको फिर क्लोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम बिफोर स्टार्टिंग दिस टेस्टिंग फेज इसको मैं वहां चाह रहा हूँ कि हम ब्रेक लेके इसको फिर आगे बढ़ जाए, ठीक है। मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल, और उसके बाद फिर हम लोग 7:45 दोबारा से मिलना है, 7:45 पे दोबारा कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर।